वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, मेमोरी डिवाइस को डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पे देखो कि जो आपका एनवीएस का एग्जाम है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेमोरी डिवाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जनरली क्या होता है कि मेमोरी डिवाइस के ऊपर ही आपका 5 मार्क का पैराग्राफ भी आता है, तो 5 मार्क्स ये एंड 5 मार्क्स आपके अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 10 मार्क का क्वेश्चन क्या होते हैं, 10 मार्क के क्वेश्चन आपके मेमोरी डिवाइस से आ जाते हैं। तो मेमोरी का टॉपिक आपके एनवीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड ये क्लास आपकी मेमोरी डिवाइस के रिगार्डिंग सेकंड क्लास है। अब आप कहेंगे कि मैम फर्स्ट क्लास कहाँ पर है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्लास जो रहेगी आपकी, उसका लिंक आप देखेंगे तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा अभी आपको आपकी स्क्रीन पर, एंड आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो आपकी एनवीएस की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मेमोरी डिवाइस की फर्स्ट क्लास मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट क्लास थी इसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई मेमोरी क्या होती है, देन टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने देखे थे, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स, रैम, रोम। फिर यहाँ पे रैम के 2 पार्ट्स, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जो होती है उसको हमने यहाँ पे, उसके बाद देखो प्राइमरी मेमोरी या जो मेन मेमोरी होती है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। ठीक है, फिर वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस चेक किया था हमने। देन यहाँ पे मैंने आपको रैम के बारे में बताया था। फिर हमने यहाँ पे डायनामिक रैम देखी थी। उसके बाद हमने स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम के बीच का डिफरेंस यहाँ पे चेक किया था। देन हमने रोम के बारे में देखा था। ठीक है, ये रोम के टाइप्स है। रोम के टाइप्स, एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। एग्जाम में आपको इन टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इन सब के बारे में भी हमने बात कर ली है इस क्लास में। यहाँ पे देखिए पी रोम के बारे में है, ई पी रोम के बारे में है एंड डबल ई पी रोम के बारे में है। डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बारे में जो एक बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास में नहीं बताई थी वो क्या है कि डबल ई पी रोम आपकी जो मेमोरी होती है वो बाइट वाइज इरेजेबल मेमोरी होती है। अब यहाँ पे देखो कि एक होती है बिट वाइज इरेजेबल मेमोरी, एक होती है बाइट वाइज इरेजेबल मेमोरी। ये बिट वाइज इरेजेबल का मतलब क्या होता है कि जब इसके अंदर डेटा डिलीट किया जाता है, इरेज किया जाता है, तो बिट बाय बिट वो डिलीट होता है। ठीक है, एंड बाइट वाइज का मतलब क्या है कि बाइट वाइज वो डिलीट होता है। बाइट का मतलब क्या हुआ कि एक साथ 8 बिट डिलीट होती है। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। तो बाइट वाइज का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक साथ 8 बिट्स डिलीट हो जाती है। एंड डबल ई पी रोम क्या है आपकी, बाइट वाइज इरेजेबल मेमोरी है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, तो इसीलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने यहाँ पे बात की थी रैम और रोम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। रैम रोम के अंदर जो डिफरेंस है उससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में हमने यहाँ पे बात की थी। उसके बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी आती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन कैटेगरी से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल बताओ, मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल बताओ, सॉलिड स्टेट ड्राइव का एग्जांपल बताओ। तो ये जो इसका ये डायग्राम है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर वन बाय वन हमने इन डिस्क के बारे में बात की थी, हार्ड डिस्क ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, जिप ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, देन आपकी सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एंड लास्ट में हमने बात किया था क्या, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच का डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके 3 डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस, रैम एंड रोम में डिफरेंस, और स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम में डिफरेंस। फिर यहाँ पे लास्ट में हमने बात करी थी मेमोरी यूनिट्स की, एंड मेमोरी यूनिट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 किलोबाइट कितने के इक्वल होता है, 1024 बाइट के इक्वल। एंड 1024 बाइट को इस तरह से भी लिख देते हैं 2 की पावर 10 बाइट। तो ये 2 की पावर 10 वाली सीरीज भी इंपॉर्टेंट है एंड इस तरह से भी ये आपको सीरीज में सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए कि भाई सबसे छोटी बिट होती है, देन निबल, देन बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी, वाईबी, ब्रोंटोबाइट, जीईओपी बाइट। ठीक है, तो ये इतनी सारी बातें हमने मेमोरी की फर्स्ट क्लास में कर ली है। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज के क्लास में हम बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैश मेमोरी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे ईएमआरएस का एग्जाम देने वाले हो या फिर एचटेट, पीजीटी, कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस की बात कर लो, यहाँ पे आपके एनवीएस की यहाँ पे स्पेशली बात हो रही है, या फिर कोई और एग्जाम जिसमें कंप्यूटर आने वाला है, उन सभी के लिए ये क्लासेस आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, क्योंकि कंटेंट सेम होता है तो टॉपिक भी सेम रहेगा। एंड यहाँ पे कैश मेमोरी जो यहाँ पे बात करेंगे वही कैश मेमोरी वहां पे भी बात करेंगे, तो सारी चीजें सेम ही होती है। चलिए बात करते हैं किसकी, कैश मेमोरी की। एंड क्लासेस अच्छी लगती हो तो जरूर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। सबसे पहली बात, मेन पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैश मेमोरी के लिए ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। सबसे पहली बात कि ये आपकी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी कौन सी है, आपकी कैश मेमोरी। अगर आपको ऑप्शन में मिले सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और कैश मेमोरी, तो इनको सीरीज में लगाना है कि भाई सबसे ज्यादा फास्ट कौन सी है, फिर उससे कम फास्ट कौन सी है एंड स्लो कौन सी है। तो देखो कैश मेमोरी सबसे फर्स्ट नंबर पे रहेगी, ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है। सेकंड नंबर पे आपकी प्राइमरी मेमोरी आ जाएगी एंड थर्ड नंबर पे आपकी सेकेंडरी मेमोरी रहेगी। सेकेंडरी मेमोरी में वो आपको हार्ड डिस्क मेंशन कर दे, सीडी, डीवीडी कुछ भी मेंशन कर दे, वो सेकेंडरी मेमोरी की ही टाइप रहेगी। तो थर्ड नंबर पे आपकी क्या चली जाती है, सेकेंडरी मेमोरी चली जाती है। फर्स्ट पे आपकी कैश मेमोरी रहेगी, सेकंड पे आपकी प्राइमरी मेमोरी रहेगी। ठीक है, इतना हमें पता चला सीक्वेंस में कि भाई सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट जो डायरेक्टली एग्जाम में आती है कि कैश मेमोरी एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन रैम एंड द सीपीयू। जो कैश मेमोरी होती है वो रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी है, तो अगर यहाँ पे रैम ना मिले और अगर आपको प्राइमरी मेमोरी लिखा हुआ मिले तो भी ये बात करेक्ट रहेगी। रैम और सीपीयू के बीच में क्या करती है, ये एक बफर का काम करती है। अब ये बफर क्या होता है, तो देखो बफर क्या होता है, इस डायग्राम के थ्रू समझो कि ये आपका सीपीयू है, मतलब ये आपका प्रोसेसर है जो प्रोसेसिंग करता है, क्योंकि सीपीयू के पास सीयू एएलयू होता है। ये आपकी रैम है। रैम आपकी वो मेमोरी होती है जिसके अंदर आप जब डेटा को यूज कर रहे हो तो जो यूज करने वाला डेटा जो आपका एक्टिव है, करंटली प्रेजेंटली जो डेटा एक्टिव है वो आपका रैम में होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो आपने स्टोर किया है, आप लंबे समय तक उसको स्टोर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी भी डेटा के ऊपर काम करना है और वो डेटा सेकेंडरी मेमोरी में है तो आपको पहले वो डेटा रैम के अंदर लेके आना होगा, फिर उसके बाद सीपीयू उसे रैम से लेगा एंड उसके ऊपर काम करेगा। अब यहाँ पे मान लो कि ये कैश मेमोरी नहीं है। ठीक है, अभी हमने माना कि कैश मेमोरी नहीं है। अब क्या होगा, सीपीयू को कोई डेटा चाहिए। ठीक है, सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, वो रैम से रिक्वेस्ट करेगा, रैम में वो डेटा ढूंढेगा। अगर रैम में उसको वो डेटा मिल गया तो वो क्या करेगा, यहाँ से उठाएगा एंड उसके ऊपर काम करेगा। अगर रैम में वो डेटा नहीं है तब वो सेकेंडरी मेमोरी से वो डेटा लेगा, फिर यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में वो डेटा सर्च किया जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी से रैम में आएगा एंड देन रैम से वो सीपीयू में आएगा। तो यहाँ पे ये जो सीपीयू एंड रैम है, जिस टाइम पे सीपीयू यहाँ पे वेट कर रहा है ना, सीपीयू जब वेट कर रहा है कि भाई रैम उसको डेटा देगी, रैम उस टाइम पे सेकेंडरी मेमोरी में डेटा सर्च कर रही है। सीपीयू के पास कोई भी काम नहीं है करने के लिए, क्योंकि सीपीयू की स्पीड फास्ट होती है काम करने के लिए, तो
तो ये इस टाइम पे कोई भी काम नहीं कर रहा है, ये क्या रहेगा, आइडल रहेगा। ठीक है, मतलब कि इस टाइम पे सीपीयू के पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, सीपीयू खाली बैठा है। आपको एक मैं जनरली यहाँ पे समझा रही हूँ एक जनरल फॉर्म में, बाकी अगर डिटेलिंग में बात करेंगे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में चले जाएंगे, उसके लिए थोड़ी सी अलग टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी भाषा में कैसे समझ में आएगा हम वो यहाँ पे कर दें, जो आपको समझ में आ जाए इजिली, क्योंकि आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है। तो इतना हमें समझ में आया कि भाई फिलहाल कैश मेमोरी नहीं है, तो यहाँ पे सीपीयू भाई क्या हो गया, खाली हो गया इस टाइम पे। ठीक है, तो अब इस चीज की कमी को दूर करने के लिए कि भाई सीपीयू खाली ना बैठा रहे, सीपीयू कुछ ना कुछ काम करता रहे, हमने यहाँ पे कैश मेमोरी लगा दी, कैश मेमोरी लगा दी। ठीक है, ये कैश मेमोरी क्या है, मेमोरी है, मतलब ये भी डेटा स्टोर करेगी। अब सीपीयू को कोई डेटा चाहिए, ठीक है, सीपीयू को कोई डेटा चाहिए जो बार बार वो यूज कर रहा है, वो डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, कैश मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई जो डेटा बार बार सीपीयू को चाहिए होता है वो कैश मेमोरी में स्टोर हो गया। अब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू डायरेक्टली कैश मेमोरी से वो डेटा ले लेगा। अब सीपीयू को रैम के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये टाइम भी सेव हो रहा है क्योंकि सीपीयू कैश मेमोरी से डेटा जल्दी रिट्राइव कर लेता है एज कंपेयर टू रैम, तो यहाँ पे टाइम भी सेव हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो वो कैश मेमोरी यहाँ पे रैम से कनेक्ट कर रही है, मान लो कैश मेमोरी में वो डेटा नहीं है तो कैश मेमोरी यहाँ से उसको रैम से ले लेगी। इस बीच में सीपीयू ने कैश मेमोरी से जो डेटा लिया है वो उसके ऊपर काम कर सकता है। ठीक है, एस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम बच रहा है क्योंकि यहाँ पे कैश मेमोरी क्या है, स्पीड इसकी फास्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ से डेटा जल्दी रिट्राइव किया जाएगा। अब सीपीयू डायरेक्टली रैम से जब डेटा को लेगा तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे स्पीड को इंक्रीज करने के लिए भी किसका यूज हो रहा है, बफर का यूज हो रहा है, एंड ये बफर क्या है, कैश मेमोरी है। ठीक है, तो ये आइडल वाला भी आप पॉइंट समझ सकते हो। दूसरा जो मेन आपका कैश मेमोरी का होता है भाई वो आपकी स्पीड के लिए होता है। ठीक है, बफर का ये यहाँ पे काम कर रही है, इतना हमें समझ में आया। और ये एक टेम्पररी स्टोरेज होती है, परमानेंट स्टोरेज नहीं है। रैम भी टेम्पररी स्टोरेज है, कैश मेमोरी भी टेम्पररी स्टोरेज है, सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्टोरेज होती है। कैश मेमोरी के अंदर जनरली कौन सा डेटा होता है, जो बार बार सीपीयू को चाहिए, सीपीयू जिसके लिए बार बार रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, जो सीपीयू को इमीडिएटली चाहिए होता है, अभी की अभी चाहिए होता है, कैश मेमोरी वो डेटा अपने पास रख लेती है। कैश मेमोरी भी डेटा कहाँ से लेके आती है भाई, रैम से लेके आती है। कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये भी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है भाई, जब आपका इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, पावर कट हो जाती है तो आपको वो डेटा नहीं मिलेगा, वो डेटा इरेज हो जाता है। रैम भी आपकी एक वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। उसके बाद यहाँ पे कैश स्टैंड्स फॉर रिजर्व्ड डेटा। अगर आपसे यही पूछ ले कि भाई कैश का मतलब क्या है, तो रिजर्व्ड डेटा। कैश मेमोरी को कई बार स्टैटिक रैम का पार्ट भी बता दिया जाता है। कैश मेमोरी किसका पार्ट है आपका, स्टैटिक रैम का, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो उसके बाद यहाँ पे देखिए, द प्राइमरी कैश इज लोकेटेड ऑन द प्रोसेसर चिप। अब हमारे पास दो कैश होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिटेलिंग में है। दो कैश मेमोरी होती है, एक प्राइमरी कैश मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी कैश मेमोरी होती है। जो प्राइमरी कैश मेमोरी है वो कहाँ पे है भाई, वो आपकी चिप के ऊपर है। ठीक है, एंड इसका साइज क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और इसकी स्पीड की बात करें, एक्सेस टाइम की बात करें, तो जितनी रजिस्टर की होती है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई रजिस्टर सबसे ज्यादा कॉस्टली है और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, तो प्राइमरी कैश का भी टाइमिंग उतना ही ज्यादा मतलब फास्ट होता है। ठीक है, उतनी ही जल्दी वो एक्सेस करता है जितना कि एक रजिस्टर एक्सेस करता है। सेकेंडरी कैश कहाँ पे होती है, सेकेंडरी कैश आपकी प्रेजेंट होती है इन द मिडल ऑफ द प्राइमरी कैश एंड द मेन मेमोरी ऑफ द सिस्टम। इसे L2 लेवल कैश भी कहा जाता है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। उसके बाद ये इस डायग्राम को देखिए, सीपीयू, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी। अगर आपसे पूछा जाए भाई किस टाइप का डेटा ट्रांसफर होता है, तो सीपीयू और कैश मेमोरी के बीच में होता है भाई बाइट और वर्ड ट्रांसफर। ठीक है, एंड कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में ट्रांसफर होता है ब्लॉक ट्रांसफर। मतलब कि यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लॉक ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहाँ पे 1 बाइट एक बार में ट्रांसफर की जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
यहाँ पे अगर आपको देखो जो कैश मेमोरी होती है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है, तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अगर आपको कहीं पर भी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस दिखाई दे तो इसका मतलब कैश मेमोरी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना ही आपके लिए ठीक है कि भाई लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है तो कैश मेमोरी हमें ठीक करना है, करेक्ट करना है ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल आए हुए हैं, आपने अगर एनवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो वहां पे देखा होगा कि न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। इतने ज्यादा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं है। यहाँ पे देखो मैं न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट जो क्वेश्चन आया है, कंसीडर ए रैम ऑफ साइज। अब इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको मेमोरी यूनिट्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई मेगाबाइट कितने के बराबर होता है, किलोबाइट कितने के बराबर होता है, गीगाबाइट कितने के बराबर होता है, इसकी अच्छी नॉलेज चाहिए। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता है, डाउट है, तो आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कंसीडर ए रैम ऑफ साइज 64 MB। कितना साइज है भाई? 64 MB। ये स्टेटमेंट इतनी मैटर नहीं करती, हमें सिर्फ इन नंबरिंग की रिक्वायरमेंट। आप डायरेक्टली नंबरिंग को देख के भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। If each addressable block of the RAM is of 1 byte, then how many address lines are required to represent each RAM block uniquely? कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? देखो सिंपल सा है, 64 MB यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बाइट लिखा हुआ है। आपको 64 MB को इतना सोल्व करना है कि वो बाइट तक आपको उसको लेके आना है। ये मेगाबाइट है, ये बाइट है। आपको 64 MB को सॉल्व करके कहाँ पे लेके आना है? बाइट की फॉर्म में इसको लेके आना है। देखो कैसे लेके आओगे, 64 मल्टीप्लाई MB। अब 1 MB कितने के इक्वल होता है? 1 MB होता है 1024 KB के इक्वल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1024 KB। अभी हमें चाहिए बाइट में, ठीक है। अगर ये किलोबाइट कहता तो ये आंसर यहीं तक था, हमें बाइट चाहिए। बाइट को फिर से कर, किलोबाइट को फिर से करो। 1 KB कितने के इक्वल होता है? 1 KB होता है 1024 बाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 64 मल्टीप्लाई 1024 मल्टीप्लाई 1024 बाइट। हमें बाइट में ही चाहिए, ये बाइट में आ गया है। अब यहाँ देखो, वैसे ये आंसर है, लेकिन अगर आप पे देखोगे तो आंसर आपका इस तरह से मिलेगा। अब ये कैसे आया? तो देखो कैसे आया। अब इन तीनों टर्म को हम लिखेंगे 2 की पावर में। 64 को 2 की पावर में लिखेंगे तो कितना होता है? 2 की पावर 6। 1024 कितना होता है भाई? 2 की पावर 10 इज इक्वल्स टू 1024, 2 की पावर 10, ठीक है। सेम पावर, बेस सेम है, 2 2 2, इनको ऐड कर लेना, कितना हो जाएगा? 6 प्लस 10 प्लस 10 26, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 26। अगर ये 2 की पावर में पूछता तो 2 की पावर 26 हो जाता, यहाँ पे इसने सिर्फ पावर को लिया है तो 26, ठीक है। अब ये क्या एड्रेसेबल ब्लॉक होता है कि क्या एड्रेस लाइन होती है, इतनी डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। आप इजिली इन टर्म्स को देख के सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये टर्म चेंज हो जाएगी, यहाँ पे गीगाबाइट आ जाएगा, यहाँ पे किलोबाइट आ जाएगा, बस इसी तरह से इन टर्म्स को वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 26। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, अ कंप्यूटर सिस्टम जनरली हैज ए मेमोरी साइज टू स्टोर large amount of data permanently. Which of the following options represent the storage space capacity that is equivalent to 16 GB? स्टेटमेंट की कोई यहाँ पे आपको समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा मैंने बताया। टर्म क्या गिवन है? 16 GB। अब 16 GB को यहाँ पे सॉल्व कर लो। आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो या तो KB में है या फिर MB में है। तो अब 16 GB को KB तक सॉल्व कर लो, 16 GB को MB तक सॉल्व कर लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई आंसर कौन सा करेक्ट है इन दोनों में, इन चारों में से। 1 GB, 1 GB कितने के बराबर होता है? तो देखो KB MB GB, तो 1 GB होता है 1024 MB, ठीक है। 1024 MB। 1024 को कितना लिख सकते हो आप? 2 की पावर 10। 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 4। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर
14 MB। ठीक है, 2 की पावर 14 MB कहीं पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे मिला है। एक बार केबी तक भी सॉल्व करके देख लो। केबी तक सॉल्व करोगे तो 1 MB कितने के इक्वल होता है, 1024 केबी। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 10, 14 प्लस 10 कितना हो गया यहाँ पे 24 केबी आएगा भाई ये। और यहाँ पे कितना गिवन है, 2 की पावर 14 केबी। तो आंसर कौन सा करेक्ट है, 2 की पावर 14 MB। ठीक है, आ गया सॉल्व करना। सिर्फ हमें क्या करना है, जितना यहाँ पे लोएस्ट जो स्मॉलेस्ट आपको टर्म गिवन है उस तक आपको ये सॉल्व करना है। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आपको यूनिट्स, मेमोरी यूनिट्स को आपको समझना है, याद करना है कि भाई कैसे कितने के इक्वल होती है, किस सीक्वेंस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PROM इज ट्रू, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इट इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, it is a magnetic memory, it is a non volatile memory। कौन सी टर्म यहाँ पे ट्रू है, तो देखो मैग्नेटिक मेमोरी नहीं है, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी नहीं है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तो ओनली थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। Which of the following is true with respect to double EEPROM? It is a block wise erasable या बाइट वाइज इरेजेबल। तो अभी मैंने आपको बताया कि डबल EEPROM क्या है, बाइट वाइज इरेजेबल। ओनली सेकंड। क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक करना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करवा देना, और कर लिया है तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर देना, ओके। अब यहाँ पे देखो, द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रैम कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ, जो इंफॉर्मेशन रैम के अंदर स्टोर होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो कैसे चेक की जा सकती है, हार्ड डिस्क, सीमोस, बायोस या कर्नल। तो बायोस से चेक की जा सकती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ which of the following kinds of ROM is masked off at the time of production? MROM, PROM, EPROM, double EPROM। देखो masked off, देख लो कि फुल फॉर्म में मास्क आता है। मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो मास्क्ड कहाँ पे आया, MROM में। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है। एंड ये MROM क्या होता है, उसके लिए आपको मेमोरी की फर्स्ट क्लास देखनी होगी। ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर कम्स विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रोम कंटेनिंग द, ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। हमने जब कल नहीं उससे पहले वाली क्लास में बताया था, जब मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता रही थी, फ्रीवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बूट फर्मवेयर एंड शेयरवेयर। देखो रोम के साथ ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर, रोम एक हार्डवेयर डिवाइस है, एंड हार्डवेयर डिवाइस के साथ जब यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर को लोड कर दिया जाता है, उसमें इंसर्ट कर दिया जाता है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज होती है, फर्मवेयर। एंड रोम से रिलेटेड फर्मवेयर कौन सा होता है, बूट फर्मवेयर, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टैटिक रैम इज स्लोअर देन डायनामिक रैम। अब यहाँ पे देखो ये ऑप्शन फॉल्स है, क्योंकि स्टैटिक रैम क्या होती है, फास्ट होती है। डायनामिक रैम यूजेस कैपेसिटर्स एंड फ्यू ट्रांजिस्टर, ये करेक्ट है, तो ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, ये ट्रू है। सेकेंडरी मेमोरी इज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ये फॉल्स है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी नहीं होती, रैंडमली आप उसमें एक्सेस कर सकते हो। प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी, ये ट्रू है। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो रेफर्ड टू एज मेन मेमोरी, ये भी ट्रू है। फॉल्स पूछा था, आंसर क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी पूछा है, कैश, रोम, हार्ड डिस्क और रैम। तो कैश, रोम, रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क आपकी मैग्नेटिक मेमोरी है। कैश मेमोरी एक्ट्स एज द बफर बिटवीन द CPU and RAM। ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा। आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट अरेंजेस द मेमोरी टाइप्स इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर एज फार एज एक्सेस स्पीड ऑफ मेमोरीज इज कंसर्न। एक असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी। तो देखो कैश मेमोरी की सबसे ज्यादा स्पीड है, फिर प्राइमरी मेमोरी की आएगी, देन आपकी सेकेंडरी मेमोरी की आएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। Which of the following types of memory is used for manufacturing cache memory?
डी रैम, ईपी रोम, स्टेटिक रैम और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कैश मेमोरी को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सी टाइप की मेमोरी यूज होती है? तो आपकी स्टेटिक रैम यूज होती है। अभी हमने डिस्कस भी किया कि स्टेटिक रैम कैश मेमोरी, जो कैश रैम है वो स्टेटिक रैम का ही पार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हार्ड डिस्क इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी मेमोरी। फॉल्स है, हार्ड डिस्क क्या है भाई? सेकेंडरी मेमोरी है। रोम इज परमानेंट स्टोरेज, ये भी क्या रहेगी आपकी, ये ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ट्रू रहेगा। ठीक है, रोम एक परमानेंट स्टोरेज है, रैम टेम्पररी है, तो ओनली सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which of the following memory is used to store the startup program of a computer system? Dynamic RAM, static RAM, hard disk और ROM। जब स्टार्टअप की बात आ जाती है तो कौन सी मेमोरी यूज होती है? रोम यूज होती है, ऑप्शन 4। Which of the following is false? Dynamic RAM is used as permanent storage. Static RAM is more expensive than dynamic RAM. Static RAM is used as temporary storage. Currently executing instructions are stored in RAM। पूछा गया है अभी फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है? तो डायनामिक रैम किसका पार्ट है? रैम का पार्ट है। रैम क्या है? टेम्पररी स्टोरेज है, तो डायनामिक रैम भी क्या होगी? टेम्पररी स्टोरेज होगी। स्टेटिक रैम ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, ये ट्रू है। स्टेटिक रैम टेम्पररी स्टोरेज है, ये भी ट्रू है। जो करंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो रैम के अंदर स्टोर होते हैं, ये भी ट्रू है। तो फॉल्स क्या रहेगा? ऑप्शन 1। Which of the following is not a valid type of ROM? इनमें से कौन सा रोम का टाइप नहीं है? डबल ईपी रोम भी होता है, ईपी रोम भी है, एम रोम भी है, एम एन रोम कोई टाइप नहीं है रोम का। Which of the following is false with reference to static RAM in comparison with dynamic RAM? Smaller in size, expensive, faster or long life? अब यहाँ पे देखो कि क्या पूछा गया है, फॉल्स क्या है। ठीक है, तो देखो स्टेटिक रैम आपकी एक्सपेंसिव होती है, फास्टर होती है, स्टेटिक रैम की लॉन्ग लाइफ होती है एज कंपेयर टू डायनामिक रैम। एंड स्टेटिक रैम आपकी देखो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, वैसे चारों ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे होंगे क्योंकि स्टेटिक रैम क्या होती है भाई? स्मॉलर इन साइज होती है एज कंपेयर टू डायनामिक रैम। अब इस बात को समझो कि इसमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन 1 क्या किया गया है? करेक्ट किया गया है, मतलब कि स्मॉलर इन साइज को यहाँ पे फॉल्स बताया गया है। अब ये किस कंटेक्स्ट में बताया गया है? स्टोरेज कैपेसिटी के कंटेक्स्ट में। यूजुअली स्टैटिक रैम का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है देन डायनामिक रैम, लेकिन जो स्टोरेज कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो स्टैटिक रैम यहाँ पे ज्यादा स्टोर करती है देन डायनामिक रैम। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि डायनामिक रैम को क्या करना पड़ता है? रिफ्रेश करना पड़ता है। तो मे बी इसी कंटेक्स्ट को, इसी पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन के आंसर में क्या करेक्ट किया गया है? ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट किया गया है। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एमरोम, masked read only memory. Which of the following is true with reference to RAM memory in a computer system? रैम मेमोरी के कंटेक्स्ट में क्या ट्रू है? रैम एक सेकेंडरी मेमोरी है, फॉल्स है, प्राइमरी मेमोरी है। रैम इज नॉन वॉलेटाइल, फॉल्स है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम स्टोर्स द इंफॉर्मेशन विच द कंप्यूटर इज एक्टिवली यूजिंग सो दैट इट कैन बी असेस्ड क्विकली। ये बात ट्रू है कि जो आप डेटा यूज कर रहे हो वो रैम में स्टोर होता है। रैम इज ए कंप्यूटर सिस्टम लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज, ये भी इनकरेक्ट है, शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, रोम बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? तो रोम आपकी प्राइमरी मेमोरी में बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये आपके मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड आपको यहाँ पे इससे पहले जो मेमोरी की फर्स्ट क्लास हुई है वो आपको देखनी है, उसका लिंक अभी आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आप डायरेक्टली वहां से जा सकते हो, अपनी वो क्लास ले सकते हो। ठीक है, एंड आज की क्लास में हमने कैश मेमोरी के बारे में देखा और आपके जितने भी PYQ है वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डेली क्लास के अपडेट वहां पे शेयर होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।